एक बार फिर से संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर के माध्यम से आपने यह समझा कि किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व का आकलन कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व पृथ्वी के औसत घनत्व से अधिक होता है और सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में दो मत दिए गए, जिसमें द्वितीय मत को अधिक मान्यता मिली, जिसके अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है और इसी आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को सियाल, सीमा और नीफे से निर्मित परतों में सीमांकित किया गया। लेकिन घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट नहीं हो सका कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था कैसी है। तभी तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार रेडियो सक्रिय तत्वों के विघटन के कारण सतह से अंदर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है और तापमान पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि 90 किलोमीटर के बाद तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। जबकि तापमान पर आधारित अध्ययन की आलोचना करते हुए यह तर्क दिया गया कि सतह से अंदर की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि का दर एक समान नहीं होता है, बल्कि अंदर की परतों में तापमान में वृद्धि का दर कम हो जाता है। वहीं दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह तर्क दिया गया कि पदार्थ के गलनांक और क्वथनांक का दाब से सीधा संबंध होने के कारण सतह से अंदर की ओर जाने पर अधिक तापमान होने पर भी दाब में वृद्धि के कारण कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रह सकता है। यानी दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परत ठोस अवस्था में है, इसलिए पृथ्वी ठोस पदार्थ से निर्मित एक दृढ़ पिंड के समान है। जब घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, तभी सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा भूकंपी तरंगों की विशेषताओं की सहायता से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक वर्णन करने का प्रयास किया गया। तो आज के लेक्चर के माध्यम से आपको यह समझना है कि किस प्रकार भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया। यानी अब तक डिस्कस किए गए टॉपिक के माध्यम से आप कह सकते हैं कि घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित विशेषताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तभी भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। तो आज भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को समझते हुए हमें यह भी विचार करना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम किस प्रकार से सीमांकित करेंगे, कितने परतों में इसे वर्गीकृत या सीमांकित कर सकते हैं और उसके आधार पर फाइनली आज भू आकृति विज्ञान के क्षेत्र में पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित दिए गए वर्गीकरण में किसको अधिक महत्व दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए कि यदि आप भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विश्लेषण करेंगे, तो सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि यदि भूकंप के वैज्ञानिक अध्ययन का संबंध भूकंप शास्त्र से है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करने के पहले या अध्ययन करने के पहले हमारे लिए यह भी जानना आवश्यक है कि आखिरकार अर्थक्वेक होता क्या है। तो यहाँ यह मानकर चलिएगा कि भूकंप के बारे में जो भी मैं डिस्कस करूँगा उसका उद्देश्य है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझना, ना कि हमें यहाँ यह विचार करना है कि भूकंप की उत्पत्ति क्यों होती है, कहाँ होती है, भूकंप के कारण किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, बल्कि यह विचार करना है कि भूकंप की जब उत्पत्ति होती है, यानी यह अब तक जो आपके पास जानकारी है
उसके आधार पर अगर आप यह कहेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण होती है, यानी अंतर्जात आकस्मिक बल के कारण जब पृथ्वी की सतह पर तीव्र गति से कंपन होता है तो उसे भूकंप का नाम दिया जाता है। तो सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार भूकंप की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो भूकंप की उत्पत्ति जहाँ से होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं, यानी फोकस कहते हैं। अब यहाँ समझिए, भूकंप मूल से भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, और जहाँ सबसे पहले भूकंपी तरंगों के द्वारा कंपन होता है उसे ईपी सेंटर कहते हैं, अधिकेंद्र या ईपी सेंटर कहते हैं। तो यहाँ दो बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भूकंप मूल का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है, और वहीं ईपी सेंटर का संबंध सतह के उस स्थान से है जहाँ सबसे पहले कंपन होता है। चूँकि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, इसलिए सबसे पहले हमें तरंग के बारे में जानना चाहिए। यदि आपका साइंस बैकग्राउंड होगा तो आप पहले से ही वेव का अध्ययन कर चुके होंगे, आप इसके बारे में एक बेहतर समझ रखते होंगे। लेकिन अगर आपका साइंस बैकग्राउंड ना हो और आप वेव के बारे में पहले से जानकारी नहीं रखते होंगे तो यहाँ पर आपको सिस्मिक वेव यानी भूकंपी तरंगों की विशेषताओं को समझने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। इसलिए बेहतर हमारे लिए यही है कि हम क्यों ना पहले वेव के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर लें या वेव से संबंधित इतनी बातों को समझ लें जिससे हमें भूकंपी तरंगों की विशेषताओं का अध्ययन करते समय या इनकी विशेषताओं का विश्लेषण करते समय हमें कठिनाई ना हो। तो समझिए, अगर आपसे कहा गया कि तरंग, जैसे वर्ड सामने आएगा कि तरंग गति, वेव मोशन, और दूसरी तरफ है सामान्य गति, जनरल मोशन। तो यहाँ समझने की आवश्यकता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लिया कि यह डिजिटल मार्कर है, पेन है, यह अगर अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर इसका अगर मूवमेंट हो रहा है, ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम सामान्य गति कहते हैं। जब कणों का विस्थापन होता है और विस्थापन के कारण उसके स्थान में परिवर्तन होता है, तो जिस गति से जितने समय में वो स्थान में परिवर्तन होता है उसे ही हम उसकी गति कहते हैं। वहीं पर जब तरंग गति की बात होती है तो तरंग गति में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। अगर सरल भाषा में अगर आपसे कोई कहे कि तरंग से आप क्या समझते हैं, तो कहेंगे तरंग का संबंध ऊर्जा के स्थानांतरण से, एनर्जी के ट्रांसफ़र से। अब ध्यान दीजिए कि एक तरफ जहाँ कोई अगर ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन पर है और उसके अपने पोजीशन पर होने के बावजूद इसके कंपन के कारण, इसके कारण जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उससे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। यानी जब हम तरंग की बात करते हैं तो तरंग के समय एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे हम कहते हैं कि तरंग की उत्पत्ति हो गई है। तो अब ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर जिस तरंग के बारे में अध्ययन करना है वह है यांत्रिकी तरंग, मैकेनिकल वेव। जब कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे यांत्रिकी तरंग कहते हैं। यानी एक कण अपने जगह पे कंपन कर रहा है, उससे जो एनर्जी जनरेट हो रहा है उससे दूसरे कणों में कंपन हो रहा है, फिर तीसरे में हो रहा है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ ऊर्जा के स्थानांतरण में किसकी भूमिका है? कणों के कंपन की। तो अब सोचिए कि अगर कोई आपसे कहे कि तरंग किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है
तो उसे हम तरंग गति कहते हैं। और जब कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उस प्रकार की तरंग गति को या तरंग को यांत्रिकी तरंग कहते हैं। अब यहाँ यह समझना आपके लिए आवश्यक है कि यांत्रिकी तरंग की जब उत्पत्ति होती है तो ये यांत्रिकी तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव, और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव। अब आपको यह लग रहा होगा कि भूगोल की कक्षा में हम विज्ञान के बारे में या विज्ञान का अध्ययन क्यों कर रहे हैं। यही ज्योग्राफी का एसेंस है कि यदि आप भूगोल की तैयारी करते समय इस विषय को समझने के लिए जो अन्य विषयों की मौलिक समझ होनी चाहिए, अगर उसे आप आधार बनाते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक तो एडवांटेज क्या होगा कि आप सामान्य अध्ययन के अन्य विषयों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, यानी आप पहले से पढ़े होंगे तो उसे रिवाइज करके ज्योग्राफी में अप्लाई करेंगे। यानी आपको यहाँ साइंस को अप्लाई करना है। तो हो सकता है ना कि आप में से बहुत ऐसे भी लोग हों जिसको विज्ञान की समझ अभी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने अभी विज्ञान का अध्ययन ही प्रारंभ नहीं किया, स्कूल टाइम में पढ़ा हो। और यदि मान लिया कि आप साइंस को जानते हैं तो साइंस को अगर 5 मिनट के अंदर में साइंस के किसी कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके और फिर उसे आप अप्लाई कर ले रहे हैं और उससे भूगोल आसानी से समझ ले रहे हैं, तो ये तो दो बेनिफिट हो गया। एक तो विज्ञान का रिवीजन हो रहा है और दूसरा भूगोल आसानी से तैयार हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ क्या समझना है कि जब कणों के कंपन के द्वारा यांत्रिकी यानी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है या यांत्रिकी तरंग की उत्पत्ति होती है तो इस प्रकार के तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। अब यहाँ पर जो समझना है कि आखिर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए, यदि यह एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एक पॉइंट से ये दूसरी तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है और ऊर्जा के स्थानांतरण में यदि कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, यानी अगर कहा जाए तो यांत्रिकी तरंग की उत्पत्ति कणों के कंपन के कारण होती है, कणों के कंपन के कारण होती है। और अनुदैर्ध्य तरंग में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है, तरंग की दिशा के समानांतर होता है। यानी इमेजिन कीजिए कि यदि अनुदैर्ध्य तरंग के कारण सतह पर कंपन होता है, यानी अगर भूकंप आता है और यदि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है और अनुदैर्ध्य तरंग के कारण सतह पर कंपन होता है, तो आप जहाँ पर होंगे वहाँ पर ऐसे आगे पीछे मूवमेंट होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा और ऐसा लगेगा आप स्विंग कर रहे हैं। और वहीं पर अगर हम अनुदैर्ध्य की जगह यदि यह अनुदैर्ध्य तरंग है और अनुप्रस्थ तरंग की बात करें तो अनुप्रस्थ तरंग में यानी ट्रांसवर्स वेव में यदि एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर हो रहा है और यहाँ कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत हो रहा है। तो कुल मिलाकर अगर आपसे कहा जाए तो कह सकते हैं ना कि यदि कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे यांत्रिकी तरंग कहते हैं, यानी यांत्रिकी तरंग की उत्पत्ति का कारण कणों का कंपन है। और यदि कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है तो उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। और वहीं जब कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। यानी यदि अनुप्रस्थ तरंग के कारण सतह पे कंपन होगा तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे मूवमेंट होगा, वर्टिकल मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि कण कैसे कंपन कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो एक तरफ सोचिए आगे पीछे दाएं बाएं ऐसे मूवमेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो अनुदैर्ध्य तरंग के कारण कंपन हो रहा है और वहीं ऊपर नीचे ऐसे कंपन हो रहा है तो अनुप्रस्थ तरंग के कारण कंपन हो रहा है। अब आप खुद कॉमन सेंस अप्लाई कर सकते हैं कि यदि भूकंप आ रहा है और भूकंप आने के कारण आप इस प्रकार आपको एहसास हो रहा है कि आप स्विंग कर रहे हैं
और वहीं पर ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर की ओर कंपन के कारण ऊपर की ओर वह कंपन आपको फेंक देगा, तो कहाँ पर इंटेंसिटी का एहसास अधिक होगा, बल का प्रभाव अधिक होगा? तो कहेंगे जहाँ पर कणों का कंपन ऊपर नीचे होता है। अब इतने ही बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आपको आगे बढ़ना है। यानी अगर इस बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे तो कह सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है और भूकंपी तरंग यांत्रिकी तरंग होते हैं। यानी इनकी उत्पत्ति कणों के कंपन के कारण होती है और भूकंपी तरंग में की उत्पत्ति जब होती है तो उसमें पी तरंग को प्राथमिक तरंग भी कहते हैं, एस तरंग को, एस वेव को सेकेंडरी वेव या द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, और तीसरे प्रकार की तरंग होती है वो सतही तरंग है, सरफेस वेव। सरफेस वेव में जो तरंग होता है, अगर उसकी बात करें तो एक तरंग है एल तरंग और दूसरा प्रकार का तरंग है रेलिग वेव, RAYLEGH, रेलिग वेव। तो अब यहां समझिएगा कि इतना ही आपके सामने अगर मैंने नोट कर दिया, अब आपके पास साइंस का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर अब आपको आगे इंफॉर्मेशन को डेराइव करना है। तो आप कह सकते हैं ना कि यदि भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है और भूकंपी तरंग यांत्रिकी तरंग होते हैं, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में कणों के कंपन के द्वारा जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे ही भूकंपी तरंग कहते हैं। और इस प्रकार के तरंग में जिसकी उत्पत्ति सबसे पहले होगी उसे ही प्राथमिक तरंग कहेंगे। प्राथमिक का मतलब जो तरंग सबसे पहले उत्पन्न होगा, और प्राथमिक तरंग के कारण जो कंपन होता है, यानी प्राथमिक तरंग के कारण जिस तरंग की उत्पत्ति होती है उसे सेकेंडरी वेव कहते हैं, क्योंकि नाम से स्पष्ट हो रहा है द्वितीयक तरंग। और प्राथमिक और द्वितीयक तरंग के कारण, दोनों तरंग के कारण जो इस तरंग की उत्पत्ति होती है उसे सतही तरंग कहते हैं। तो एक तरह से आपने क्या कहा, इतना डेराइव कर लिया। इतना डेराइव करते हुए आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया कि इसका मतलब सबसे पहले प्राथमिक तरंग, उसके बाद एस तरंग, उसके बाद सतही तरंग के द्वारा कंपन होता है। इसका मतलब अगर आपसे कहा जाए कि इनमें सबसे पहले सतह पे कंपन अगर प्राथमिक तरंग के द्वारा हो रहा है तो सीधी सी बात है इसकी गति क्या होगी, अधिक होगी। क्योंकि जब भी हम गति निकालते हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर भूकंप मूल के बाद तरंगे सतह पर आ रही हैं या ईपी सेंटर से तरंगे अलग अलग क्षेत्र में जा रही हैं, तो एक ही स्थान पर जब वो पहुंच रही है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, लेकिन जिसको समय कम लगेगा वो जल्दी पहुंचेंगी। तो जिसकी गति अधिक होगी इसका मतलब उसे किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने में समय कम लग रहा है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि पी तरंग की गति सबसे अधिक होनी चाहिए, एस तरंग की गति उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि पी के बाद इस तरंग के द्वारा कंपन हो रहा है, और सतही तरंग की गति सबसे कम होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इतना लिखा हुआ मिल जाए कि पी और एस तरंग बॉडी वेव होते हैं, पिंड तरंग होते हैं, तो यहां ये भी समझिए कि आप कहेंगे कि यदि एल और रेलिक तरंग सतही तरंग होते हैं तो इसका मतलब ही है कि ये ऐसी तरंगे हैं जो सतह के समीप चलते होंगे। तो जब वो सतह के समीप चलने वाली तरंगे हैं तो पी और एस तरंग अंदर की परतों में चलती होंगी, तभी इन्हें सतही तरंग के श्रेणी में नहीं रखा गया, उसके समूह में नहीं रखा गया है, इन्हें अलग नाम दिया गया है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं इसका मतलब अंदर की परतों में चलने के कारण ही इसे पिंड तरंग कहते हैं, बॉडी वेव कहते हैं। अब यहां समझिए, इतनी ही जानकारी के आधार पर आपसे कोई प्रश्न करे इनमें से कौन सी तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं, तो कहेंगे सतही तरंग के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक परतों की विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सतह के समीप चलने वाली तरंगे हैं। और वही प्रश्न करेगा इनमें से कौन सी तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन कर सकते हैं, कहेंगे पी और एस तरंग के द्वारा, क्योंकि ये दोनों ही तरंगे अंदर की परतों में चलने वाली पिंड वेव है। अब यहां समझिएगा कि ये तो हो गया
एक तरह से इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें पी वेव, एस वेव, रेलिक वेव और एल वेव की बात की गई है। तो पी वेव और एस वेव के संदर्भ में, और यहाँ एम्पलीट्यूड का मतलब ही होता है कि जब तरंग की उत्पत्ति होती है तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहाँ भूकंप मूल होता है वहाँ से ऊर्जा का निष्कासन होता है, उसका ही ट्रांसफर होता है। तो किसी भी तरंग के उत्पन्न होने पर जो कणों का कंपन होता है, उस कणों के कंपन के अधिकतम विस्थापन को, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो जिसका एम्पलीट्यूड अधिक होगा उसकी इंटेंसिटी भी अधिक होगी। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, पी वेव में जो है, चूंकि कणों का कंपन तरंग की दिशा के क्या है? समानांतर होता है, इसलिए इसमें आगे पीछे कंपन होता है, एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्सपेंशन होता है यानी अगर यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक जगह पर प्रसार तो दूसरी जगह पर संकुचन, आपको इस तरह दिखाई देगा। अब वहीं पर देखिए, एस वेव में क्या होता है कि कणों का कंपन, जैसे अगर ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है तो एस वेव में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है, ऊपर नीचे, इसलिए इसमें ऊपर नीचे वर्टिकल मूवमेंट होता है। रेलिक तरंग भी एक प्रकार का सतही तरंग है, बस अंतर क्या है कि रेलिक वेव में हॉरिजेंटल, जैसे वेव का ट्रांसफर हो रहा है तो इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट दोनों होता है, और हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट होने के कारण कहीं ना कहीं यह एक ऐसी तरंग है जिसके कारण जैसे समुद्र में तरंग वेव बनती है, रिपल बनता है, वैसे ऐसे ऐसे कंपन होगा। और वहीं पर अगर आप एल तरंग की बात करें तो यह भी एक प्रकार का सतही तरंग है। इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर भी हो सकता है, लंबवत भी होता है, लेकिन मूवमेंट जो सामान्यतः होता है वो कैसे होता है? वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। तो रेलिक और एल वेव दोनों ही सतही तरंग है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक में कणों का कंपन होने के कारण जो संचलन होता है वो सामान्यतः क्षैतिज दिशा में होता है, वो एल तरंग है। इसमें क्षैतिज दिशा में संचलन होता है, सामान्यतः क्षैतिज दिशा में संचलन होता है। और रेलिक तरंग जो है इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही दिशा में संचलन होता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा दोनों में संचलन होता है। अब यहाँ समझिए कि अगर आपसे कहा जाए कि जब सतह पे कंपन होता है, भूकंप के आने पर सतह पे कंपन होता है तो पहले पी तरंग के द्वारा होता है जिसमें प्रसार और संकुचन की प्रक्रिया होती है। उसके बाद एस तरंग के द्वारा होता है जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होने के कारण ऊपर नीचे, यानी ऊपर नीचे मूवमेंट होता है। और सतह के समीप चलने वाली तरंगों में रेलिक तरंग के द्वारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मूवमेंट हो सकता है। एल वेव के द्वारा केवल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। अंतर क्या है कि रेलिक तरंग एस वेव से, एस तरंग से सतही तरंग की गति कम होती है, यानी पी तरंग की गति सबसे अधिक होती है, एस तरंग की गति पी तरंग से कम होती है, पी तरंग एस तरंग की गति से कम सतही तरंग की गति होती है। अब इसमें भी जो एल वेव है, एल वेव जिसको लव वेव भी कहते हैं, इसकी गति रेलिक तरंग से अधिक होती है। एक डिफरेंस क्या हो गया? एक तो मूवमेंट के आधार पर आपने डिफरेंस देखा, और दूसरा यहाँ डिफरेंस क्या समझे कि इस जगह पर एल तरंग की गति सामान्यतः एल तरंग की गति रेलिक तरंग से अधिक होती है। इसके अलावा ध्यान दीजिए कि जो एल तरंग है, एल तरंग के द्वारा जैसे कोई भी जल का स्रोत होगा, जहाँ पर झील या तालाब हो, वहाँ एल तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता, लेकिन रेलिक तरंग के द्वारा झील या तालाब या जल के स्रोत में भी कंपन को महसूस कर सकते हैं। तो ये तो हो गया विज्ञान की सामान्य बातें, यानी भूकंपी तरंगों की विशेषताओं की बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से इनके बारे में आप सोच सकते हैं कि भूकंपी तरंगों में यदि हम पहले किसकी बात करें, पी तरंग की, उसके बाद यदि एस तरंग, और उसके बाद यदि सतही तरंग की विशेषताओं का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करने के क्रम में कह सकते हैं कि पी
पी तरंग ध्वनि तरंग के समान, अगर ये ऐसा लिखा हुआ मिले आपको कि पी तरंग ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होते हैं। अब यहां समझिएगा कि यदि पी तरंग ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं तो इतना ही पढ़ने के साथ आप कहेंगे कि इसका अर्थ ये हुआ कि पी तरंग, इसका अर्थ ये हुआ कि पी तरंग में कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पी तरंग की इंटेंसिटी जो होगी, तीव्रता, पी तरंग की तीव्रता सबसे कम होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अगर भूकंप आता है और भूकंप के आने पर जो कंपन हो रहा है वो आगे पीछे होगा, तो इसका इम्पैक्ट, इसकी जो इंटेंसिटी, वो उसका प्रभाव जो होगा उसे हम कम महसूस करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे कहा गया कि एस तरंग प्रकाश या जलीय तरंग के समान, प्रकाश या जलीय तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, तो ये पढ़ते ही आप कहेंगे कि अगर एस तरंग प्रकाश या जलीय तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि इसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होगा। इसलिए एस तरंग की तीव्रता, एस तरंग की तीव्रता पी की अपेक्षा, एस तरंग की तीव्रता पी की अपेक्षा अधिक होगी। वहीं ध्यान दीजिए कि अगर एस तरंग की तीव्रता पी की अपेक्षा अधिक होगी, पी की अपेक्षा अधिक होगी, तो जब भूकंप आएगा और सतह पे कंपन एस तरंग के द्वारा कंपन होगा तो उसका इम्पैक्ट अधिक होगा। अंततः सतही तरंग, चूंकि पी और एस तरंग के द्वारा ही सतही तरंग की उत्पत्ति होती है, इसलिए ये अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ दोनों ही हो सकते हैं। और सतह के समीप चलने के कारण, सतह के समीप चलने के कारण इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो अब यहां समझना है कि अब तक की बातों को अगर आप कंपेयर करें तो कहेंगे कि सब पी तरंग ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्घ्य तरंग होते हैं, जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होने के कारण पी तरंग की तीव्रता सबसे कम होती है। वहीं एस तरंग प्रकाश या जलीय तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जहां कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होने के कारण इसकी तीव्रता पी की अपेक्षा अधिक होती है। वहीं सतह के समीप चलने वाले एल वेव या रेलिंग वेव अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार के हो सकते हैं और इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। अब सोचिए, चूंकि सबसे पहले पी तरंग की उत्पत्ति होती है और पी तरंग की गति जो है की गति सबसे अधिक होती है, यानी सबसे पहले पी तरंग के द्वारा कंपन होगा, यानी सबसे पहले धीमी गति से कंपन होगा, जिसे हो सकता है हम महसूस भी ना कर पाए। उसके बाद एस तरंग के द्वारा कंपन होता है, जिसकी गति, यानी एस तरंग की गति पी की अपेक्षा अधिक होती है। और वहीं अंततः सतही तरंग के द्वारा कंपन होता है, जिसकी गति इसकी गति सबसे कम होती है, अब ध्यान दीजिए, यानी सबसे पहले धीमी गति से कंपन होगा, फिर उसके बाद कंपन की तीव्रता में वृद्धि होगी। हो सकता है हम उसे महसूस करें, जब तक हम उसे महसूस करेंगे तब तक अत्यंत अधिक तीव्रता के साथ एल तरंग के द्वारा कंपन होगा, सतही तरंग के द्वारा कंपन होगा, जिसे हम महसूस करेंगे कि अर्थक्वेक आ गया, और इसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इसको विध्वंसकारी तरंग भी कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेव भी कहते हैं। तो आप सोचिए
यहाँ पर आपको मैं भूकंपी तरंगों की विशेषताओं के बारे में जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप किसी भी किताब का अध्ययन करते हैं और वहाँ पर आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं और यदि वहाँ सिस्मिक वेव के बारे में जानकारी नहीं दिया हो तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगा, और यदि वहाँ भूकंपी तरंगों की विशेषताओं का वर्णन किया गया होगा तो बहुत ऐसी विशेषताएं भी वहाँ लिखी होंगी जिसका हो सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करने की दृष्टि से महत्व या उपयोगिता ना हो। जैसे कि यहाँ पर जितनी भी विशेषताएं हमने आपको बताई उनका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्णन से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जब इस प्रकार के तरंगों के मैग्नीट्यूड का अध्ययन किया जाता है तो उसके लिए सिस्मोग्राफ की सहायता से इसके मैग्नीट्यूड को समझा जाता है। तो आप सोचिए, सतह पे कंपन हो रहा है, तो सतह पे होने वाले कंपन के आधार पर यदि हम भूकंपी तरंगों की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं तो उससे हमें यह कहाँ जानकारी मिल पा रही है कि पृथ्वी के अंदर की परतों में क्या हो रहा है, जबकि हमें अध्ययन किसका करना है, पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करना है। इसलिए अब तक जो हमने आपको भूकंपी तरंगों की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी है वह सभी विशेषताएं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्णन के अध्ययन के दृष्टिकोण से प्रासंगिक नहीं है। इसलिए जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित कोई प्रश्न आता है और उसमें आपको यह स्पष्ट करना हो कि भूकंपी तरंगों की सहायता से किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया गया, तो उसमें इन विशेषताओं को लिखने की या मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब तक जो डिस्कस किया गया वो एक तरह से आप समझ लीजिए कि आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना लिए, यानी एक आपके पास मौलिक समझ हो गई कि भूकंप किसे कहते हैं, यानी भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो अब तक की बातों को कंक्लूड करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो कैसे कंक्लूड करेंगे, तो कहेंगे कि जब तरंग का तात्पर्य या आशय ऊर्जा के स्थानांतरण से है। जब कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो उसे यांत्रिकी तरंग कहते हैं। जब कणों का कंपन तरंग की दिशा के समानांतर होता है तो उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, और वहीं अनुप्रस्थ तरंग में कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। जहां सतह पर सबसे पहले कंपन होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। भूकंपी तरंग यांत्रिकी तरंगें होती हैं। भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंग के रूप में होती है। सबसे पहले पी तरंग के द्वारा सतह पर कंपन होता है क्योंकि इसकी गति सबसे अधिक होती है। यह ध्वनि तरंग के समान अनुदैर्ध्य तरंग होते हैं, इसलिए इनकी तीव्रता सबसे कम होती है क्योंकि इसमें कणों का कंपन तरंग दिशा के समानांतर होता है। वहीं पी तरंग के बाद एस तरंग के द्वारा सतह पर कंपन होता है, जिसकी जो ध्वनि प्रकाश तरंग के समान अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, जिसमें कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। वहीं अंततः सतह के समीप चलने वाली सतही तरंगों के द्वारा कंपन होता है, जो अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ दोनों हो सकते हैं। चूंकि ये सतह के समीप चलते हैं इसलिए इनकी तीव्रता सबसे अधिक होती है। ये हो गया भूकंपी तरंगों की सामान्य विशेषताएं। अब प्रश्न उठता है कि भूकंपी तरंगों की वो कौन सी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कर सकते हैं, यानी भूकंपी तरंगों की विशेषताएं जिनका संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। तो ध्यान दीजिए, यदि कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता हो तो जब कणों के बीच की दूरी कम होगी, एक सिचुएशन ये है, और दूसरा कणों के बीच की दूरी अधिक है, तो जहाँ पर कणों के बीच की दूरी कम होगी वहाँ एनर्जी, कणों के कंपन के कारण एनर्जी का ट्रांसफ़र क्या होगा, जल्दी होगा, क्योंकि जब कण पास पास होंगे तो उनके कंपन से एनर्जी का ट्रांसफ़र भी उतनी ही तेज़ी से होगा। इस आधार पर आप क्या कह सकते हैं कि भूकंपी तरंगों की गति का
किसी भी पदार्थ के घनत्व से, डेंसिटी से सीधा संबंध होता है। यानी जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उसमें तरंगों की गति अधिक होगी, क्योंकि जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा जिस पदार्थ का घनत्व अधिक होगा उस पदार्थ में कणों के बीच की दूरी क्या होगी? कम होगी। अब दूसरा, ये पहली विशेषता है। तो आप सोचिए कि यदि पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली तरंगें, जो पृथ्वी के अंदर की परतों में तरंगें चल रही हैं, अगर अंदर की परतों में जाने पर उनकी गति में कमी आने लगे तो इससे क्या स्पष्ट होगा? इससे हम किस कंक्लूजन पर आ पाएंगे कि अगर अंदर की परतों में जाने पर तरंग की गति में कमी आ रही है, इसका मतलब अंदर की परतों का घनत्व ऊपर की परतों से कम है। अगर ऐसा होता तो घनत्व पर आधारित अध्ययन क्यों करते हैं? गलत इन्फॉर्मेशन को हम क्यों अध्ययन का आधार बनाते हैं? उसे माना ही नहीं जाता। जबकि आपने घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा क्या समझा? घनत्व पर आधारित अध्ययन के द्वारा यह समझा है कि सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में वृद्धि होती है। तो जो आपके पास जानकारी है उसके आधार पर यह तो कह ही सकते हैं कि अगर अंदर की परतों में जाने पर घनत्व में होने वाले वृद्धि के कारण भूकंपी तरंगों की गति में वृद्धि होगी। यानी अगर भूकंपी तरंगों की गति में वृद्धि हो रही है तो घनत्व पर आधारित अध्ययन गलत सही हो गया। अब सोचिए कि अब यहाँ प्रश्न है कि घनत्व पर आधारित अध्ययन के अंतर्गत दो मत दिए गए थे। प्रथम मत में यह कहा गया था कि अंदर की परतों की रासायनिक संरचना और संगठन समान होती है, और वहीं द्वितीय मत के अनुसार अंदर की परतों की रासायनिक संरचना और संगठन असमान होती है। अब सोचिए कि यदि हमें यह जानकारी मिल गया जाए कि अंदर की परतों में जाने पर तरंगों की गति में वृद्धि हो रही है, तो इसके आधार पर यह तो कह सकते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक होता है। लेकिन गति के आधार पर हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि अंदर की परतों की रासायनिक संरचना और संगठन कैसा है। तो देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है कि भूकंपी तरंगों के मार्ग को रासायनिक संरचना और संगठन निर्धारित करते हैं। जहां तरंग का मार्ग सीधा होता है, यानी रासायनिक संरचना और संगठन क्या होगी? समान होगी। वहां तरंग का मार्ग सीधा होता है। और जहां रासायनिक संरचना और संगठन असमान होगी, वहां तरंग का मार्ग वक्राकार होता है। यानी विज्ञान की भाषा में कह सकते हैं, विज्ञान में इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। विज्ञान में स्नेल्स लॉ के द्वारा यह कहा गया कि जब कोई भी तरंग किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वहाँ की संगठन और संरचना में परिवर्तन होने के कारण तरंग के मार्ग में प्रत्यावर्तन हो जाता है, उसके मार्ग में विचलन हो जाता है। और अगर कोई तरंग एक ही रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका मार्ग सीधा होता है, उसके मार्ग में कोई विचलन नहीं होता है, उसे यहाँ अप्लाई करना है। अब सोचिए, यदि घनत्व पर आधारित किए गए अध्ययन में द्वितीय मत सही होगा, और यदि द्वितीय मत को हम सही मान ले तो कह सकते हैं ना कि पृथ्वी की द्वितीय मत के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन असमान होती है। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि इसका मतलब पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंपी तरंगों का मार्ग वक्राकार होना चाहिए। तो यदि पृथ्वी के आंतरिक परतों में भूकंपी तरंगों का मार्ग वक्राकार हो तो द्वितीय मत घनत्व पर आधारित किए गए अध्ययन में द्वितीय मत क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा, उसके पीछे एक वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाएगा। तो ये दो ऐसी विशेषताएं हैं जिसको भी हमें अध्ययन का आधार बनाकर चलना है। अब तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि यहाँ तक इन दो विशेषताओं के आधार पर हम यह प्रमाणित कर सकते हैं कि सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व पर आधारित किए गए अध्ययन में द्वितीय मत सही है या
नहीं है, यानी कौन सा मत सही है। और लेकिन इन दोनों विशेषताओं के द्वारा हम यह स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें या आंतरिक भाग की पदार्थ जो है वह कौन सी अवस्था में। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए आपको यह ध्यान जानना होगा कि पी तरंग, भूकंपी तरंगों में पी तरंग सभी माध्यम में गमन करते हैं, सभी माध्यम में गमन करते हैं। वहीं एस तरंग के द्वारा केवल ठोस पदार्थ से निर्मित संरचना में कंपन होता है। तो यहां ध्यान दीजिए, एस तरंग केवल ठोस पदार्थ निर्मित माध्यम में ही गमन कर पाता है, यानी जहां के पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं वहीं एस तरंग का कंपन या एस तरंग के द्वारा स्थानांतरण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जबकि पी तरंग के लिए माध्यम कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि पी और एस तरंग में कौन से तरंग के अध्ययन के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो कहेंगे सीधी सी बात है एस तरंग के द्वारा, क्योंकि जहां तक एस तरंग के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक भाग में कंपन होगा वहां तक के पदार्थ ठोस अवस्था में होंगे। जहां एस तरंग प्रवेश नहीं कर पाएगी, जहां एस तरंग गायब हो जाएगी, इसका मतलब वहां के पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं है, क्योंकि माध्यम किसके लिए बाधा उत्पन्न करेगा? एस तरंग के लिए। इसलिए माध्यम के बारे में पता लगाना हो, अवस्था के बारे में पता लगाना हो, तो हमें एस तरंग की विशेषताओं के अध्ययन को महत्व देना होगा। और जहां पर माध्यम यानी अवस्था तरंग के गमन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करता है, वहां पर पी तरंग है। तो पी तरंग के द्वारा हम चाहें तो सभी परतों का अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि चाहे पदार्थ ठोस अवस्था में हो तरल अवस्था में, वहां से पी तरंग क्रॉस करके जा सकते। तब ये देखिए 3 विशेषताओं को यहाँ पर जब आप आंसर लिखते हैं तो कहेंगे कि भूकंप की उत्पत्ति पी, एस और एल तरंग के रूप या सतही तरंगों के रूप में होती है, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक परतों में गमन करने वाली पी और एस तरंग के द्वारा ही हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तार्किक या वैज्ञानिक वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आएंगे तो कहेंगे कि भूकंप शास्त्र के अनुसार भूकंपी तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि समान रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों में तरंग का मार्ग सीधा होता है, जबकि संरचना और संगठन के असमान होने पर तरंग का मार्ग वक्राकार हो जाता है। तीसरा, पी तरंग सभी माध्यम में गमन करते हैं, जबकि एस तरंग के द्वारा केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में कंपन होता है। अब इन 3 विशेषताओं के आधार पर हम चाहें तो भूकंपी तरंगों की विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं। तो देखिए, सिस्मोलॉजिकल स्टडी की अगर हम बात करें तो इमेजिन कीजिए कि एक क्रस्ट का लेयर हुआ और यह मेंटल का लेयर हुआ, और इसके साथ अगर यह आंतरिक कोर है, यानी इसे मान लीजिए कि यह जो साथ में लेयर है ये मेंटल और कोर की बाउंड्री यानी गुटेनबर्ग असांतत्य है। गुटेनबर्ग असांतत्य है। अब इसे समझिए, इस गुटेनबर्ग असांतत्य तक अगर सपोज कीजिए ये ईपी सेंटर है और यहाँ से तरंगें अंदर की परतों में चल रही हैं, और कुछ ऐसे आपको डायग्राम दिखाई दे और यह नजर आए कि तरंगे जो हैं इस क्षेत्र में पी तरंग और एस तरंग दोनों के द्वारा कंपन हो रहा है। तो अब यहाँ समझना है कि यदि अंदर की परतों में चलने वाली तरंगों का मार्ग वक्राकार है
तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना और संगठन असमान है। आप कहेंगे हम क्यों मान लें कि अंदर की परतों में भूकंपी तरंगों का मार्ग वक्राकार है? तो कहेंगे अगर ये ईपी सेंटर है और इस ईपी सेंटर से दूर स्थित क्षेत्र में भी अगर भूकंप आने पर कंपन का एहसास होता है तो कहीं ना कहीं जब ये तरंगे अंदर की परतों में जाएंगी और इनका मार्ग वक्राकार होगा तभी तो इस क्षेत्र में प्रवेश करेंगी, नहीं तो ईपी सेंटर से दूर स्थित क्षेत्र में कंपन कैसे होगा? पहली बात। दूसरा, अंदर की परतों में जाने पर तरंगों की गति में अगर वृद्धि हो रही है तो इससे यह भी स्पष्ट हो जा रहा है कि अंदर की परतों का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक है। फिर कोई आपसे काउंटर क्वेश्चन करता है कि भाई हम क्यों मान लें कि अंदर की परतों में जाने पर भूकंपी तरंगों की गति में वृद्धि हो रही है? तो कहेंगे अगर ऐसा नहीं होता, भूकंपी तरंगों की गति में वृद्धि हो रही है, अगर ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि अंदर की परतों में जो तरंगे जा रही हैं वह तो धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होता जाता है, तो इन तरंगों के द्वारा फिर सतह पर कंपन कैसे होता है? तो इसलिए अगर ईपी सेंटर से दूर स्थित क्षेत्र में भी पी और एस तरंग के द्वारा कंपन हो रहा है तो इससे एक बात स्पष्ट हो जा रही है कि तरंग का मार्ग वक्राकार है और अंदर की परतों में जाने पर तरंग की गति में वृद्धि हो रही है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि घनत्व पर किया गया अध्ययन सही है और घनत्व में सतह से अंदर की ओर जाने पर घनत्व में होने वाली वृद्धि के संदर्भ में जो मत दिए गए थे उसमें द्वितीय मत सत्यापित भी हो रहा है। अब देखिए, अगर क्रस्ट और मेंटल में, यदि क्रस्ट और मेंटल में, इसे अगर आप मेंटल मान लेते हैं तो कहते हैं कि अगर ये जो रीजन है तो क्रस्ट और मेंटल में अगर पी तरंग के द्वारा एस तरंग के द्वारा भी पी तरंग के साथ एस तरंग के द्वारा भी कंपन हो रहा है तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जहां तक एस तरंग के द्वारा कंपन होगा वहां तक के पदार्थ ठोस अवस्था में होंगे, इसलिए क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में होने चाहिए। अब सोचिए, जैसे ही इसके बाद अगर आप अंदर की परतों में आ रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अंदर की परतों में गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद आउटर कोर में प्रवेश करते ही पी तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, गति में वृद्धि का दर अगर कम हो जाता है और एस तरंग गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद विलुप्त हो जा रहा है तो दो स्टेटमेंट है। यदि एस तरंग गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद विलुप्त हो जाती है तो इससे ये बात स्पष्ट हो जा रही है कि आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में। तो आप कहेंगे क्यों तरल अवस्था में, क्यों है? गैसीय अवस्था में भी तो हो सकता है। तो कहेंगे अगर अंदर की परतों में जाने पर तापमान में एक निश्चित दर से वृद्धि होती है तो तापमान के बढ़ने से जहां पहले कोई पदार्थ ठोस अवस्था में है तो एकाएक वो तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित नहीं होगा, तो ठोस के बाद अगर कोई पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा तो तरल अवस्था में होगा। इस आधार पर आपने क्या कहा कि जो ये आउटर कोर के पदार्थ हैं, ये आउटर कोर के पदार्थ ये कौन सी अवस्था में होने चाहिए? तो कहेंगे आउटर कोर के पदार्थ तरल अवस्था में होने चाहिए। क्योंकि आउटर कोर में एस तरंग प्रवेश नहीं कर पाता है, यानी गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद एस तरंग विलुप्त हो जाता है। और कहेंगे हम ऐसा क्यों मान लें? तो यह वह क्षेत्र है जहां एस तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता है। पी तरंग के द्वारा पी तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है तो यहां तक पी तरंग प्रवेश नहीं कर पाती है। लेकिन जैसे ही लेहमन असांतत्य, अगर ये लेहमन असांतत्य है, कौन सा असांतत्य है? लेहमन असांतत्य, जिसे आप इसके पहले वाले लेक्चर के माध्यम से देखे और समझे थे कि बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करने वाले असांतत्य को ही लेहमन असांतत्य कहते हैं। तो लेहमन असांतत्य के बाद आंतरिक कोर में प्रवेश करते ही पी तरंग की गति एकाएक बढ़ जाती है और इसके बढ़ने के कारण ये तरंग फिर आगे चलती है, जिससे आप कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में पी तरंग के द्वारा
पी तरंग के द्वारा कंपन होता है। अब यहां समझिए, आप यह हम क्यों मान लें कि गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद एस तरंग विलुप्त हो जाती है? तो कहेंगे अगर ऐसा नहीं होता तो इस क्षेत्र में एस तरंग के द्वारा कंपन होता। और हम यह क्यों मान लें कि पी तरंग आउटर कोर में पी तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है? कहेंगे अगर ऐसा नहीं होता तो पी तरंग के मार्ग में प्रत्यावर्तन होता और ये पी तरंग कहाँ पहुंच जाती? यहाँ से होते हुए सतह की ओर आती, लेकिन यहाँ सतह की ओर पी तरंग का प्रभाव नहीं होता है। और लेकिन वहीं जैसे ही इनर कोर में पी तरंग प्रवेश करती है तो प्रवेश करते ही इसकी गति एकाएक बढ़ जाती है। तो कहेंगे हम यह क्यों मान लें कि इसकी गति एकाएक बढ़ जाती है? अगर तो कहेंगे अगर इसकी गति एकाएक नहीं बढ़ती तो यह तरंग धीरे धीरे इसका प्रभाव खत्म होता जाता है, तो फिर इस सतह पर यहाँ पर पी तरंग के द्वारा कंपन कैसे होता है? तो इससे क्या स्पष्ट हुआ? इससे यह स्पष्ट हुआ कि पी और एस तरंग की विशेषताओं के द्वारा, यानी पी और एस तरंग के द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक परतों के घनत्व, इसकी रासायनिक संरचना और संगठन में होने वाले परिवर्तन और आंतरिक परतों की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं दे सकते हैं। इसका वैज्ञानिक वर्णन कर पा रहे हैं और वैज्ञानिक वर्णन करके हम ये स्पष्ट कर पा रहे हैं कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ क्यों ठोस अवस्था में, आउटर कोर के पदार्थ क्यों तरल अवस्था में। अब इनर कोर में जहाँ पी तरंग प्रवेश करते ही पी तरंग की गति एकाएक बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ अत्यधिक दाब के कारण आंतरिक कोर के पदार्थ कौन सी अवस्था में होंगे? जमी हुई अवस्था में होंगे। तो आप ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप जब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करने के लिए कहा जाए तो आप इस डायग्राम को स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपसे कहा जाए जो भी हमने डायग्राम ड्रॉ किया उसको पुनः उस पर विचार कर लीजिए कि यह जो सिस्मोग्राफ के द्वारा बाद जो ये स्टडी किया जाता है, तो ध्यान दीजिए, अगर नोटिस करेंगे तो यहाँ 105 डिग्री से लेकर लगभग 140 डिग्री तक का वह क्षेत्र है। इस जोन को देखिए, इस जोन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह पर पी वेव और एस वेव की बात करें तो यहाँ पी और एस तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता है, एस तरंग के द्वारा भी नहीं होता है। यहाँ से जो तरंगे अंदर की परतों में चल रही हैं, तो इस क्षेत्र में, इस सभी क्षेत्र में पी और एस तरंग दोनों के द्वारा कंपन हो रहा है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ कौन सी अवस्था में है? क्रस्ट और मेंटल की पदार्थ ठोस अवस्था में है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ एस वेव के द्वारा कंपन कैसे होता है? यहाँ एस वेव के द्वारा कंपन कैसे होता है? अब ध्यान दीजिए, आउटर कोर के पदार्थ, ये जो आउटर कोर के पदार्थ हैं ये तरल अवस्था में है। अभी जैसा हमने एक्सप्लेन किया, अब आप इससे समझ सकते हैं कि यह वह जोन है, यह वह क्षेत्र है 105 डिग्री से लेकर 140 डिग्री तक का, जहाँ गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद एस तरंग के विलुप्त होने से एस तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता है और पी तरंग की गति में वृद्धि का दर कम होने के कारण यहाँ पी तरंग के द्वारा भी कंपन नहीं होता है। तो यह वह क्षेत्र है जहाँ जिसे शैडो जोन कहते हैं, छाया क्षेत्र कहते हैं। तो यह किसके लिए शैडो जोन है? तो कहेंगे पी तरंग के लिए भी शैडो जोन है, एस तरंग के लिए भी शैडो जोन है, यह भी पी और एस तरंग के लिए शैडो जोन है। लेकिन वहीं देखिए, जैसे ही इनर कोर में पी तरंग प्रवेश करता है उसके बाद इसकी गति एकाएक बढ़ जाती है और यहाँ पर पी तरंग के द्वारा कंपन होता है इस क्षेत्र में। तो यह वह क्षेत्र है जहाँ पी तरंग के द्वारा तो कंपन होता है लेकिन एस तरंग का प्रभाव नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, इस 105 डिग्री से लेकर अगर हम इधर के 105 डिग्री तक आए, यानी इस क्षेत्र तक देखें, यहां से लेकर यदि हम यहां तक जाएं तो यह किसका शैडो जोन हो गया? एस तरंग का शैडो जोन हुआ। और एस तरंग का शैडो जोन यहां से यहां तक है और पी तरंग का शैडो जोन सिर्फ कहां पर है? ये पी तरंग का शैडो जोन यही है सिर्फ।
तो क्या कह सकते हैं कि छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर भूकंपी तरंग यानी भूकंपी तरंगों में P या S तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता है। P तरंग की अपेक्षा S तरंग का छाया क्षेत्र अधिक विस्तृत है। यानी छाया क्षेत्र किसका अधिक है? S तरंग का, क्योंकि गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद S तरंग विलुप्त हो जाती है, जबकि गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद भी P तरंग आगे बढ़ते हुए इनर कोर आउटर कोर से इनर कोर में प्रवेश करती है। उसके बाद फिर उसकी गति में वृद्धि होती है, फिर वो आगे बढ़ती है और दूसरे पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो आप देखिए, एक डायग्राम आपने देखा तो यहाँ एक बात और स्पष्ट हो गया कि आप चाहें तो डायग्राम में क्या बता सकते हैं, ये छाया क्षेत्र को, कि कौन सा छाया क्षेत्र है और कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब देखिए, इतनी बातों को अगर आप समझें तो चाहे क्वेश्चन को अगर डिटेल में समझाना हो, आपके पास समय हो, यानी वहाँ पर आपको ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाते समय आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यह जो क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में यहाँ से लेकर ये अगर मेंटल का रीजन है ये क्षेत्र, उसके बाद ये गुटेनबर्ग असांतत्य है, ये लेहमन असांतत्य, यानी ये गुटेनबर्ग असांतत्य और ये कौन सा है? लेहमन असांतत्य है। अब यहां समझिए कि ग्राफ के द्वारा अगर आप इसमें इस वाई एक्सिस पर डेप्थ दिखा रहे हैं, गहराई दिखा रहे हैं कि सतह से लेकर 6000 मीटर से अधिक गहराई तक पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच गए, और यहाँ वेलोसिटी दिखा रहे हैं एक्स एक्सिस पर कि 4 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड, 12, 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए कि और उसमें यह जो है पी वेव है, तो पी वेव के अगर आप गति को दिखा रहे हैं तो जैसे जैसे ये पी तरंग अंदर की परतों में जा रही है, इसकी गति बढ़ते जा रही है। अब यहाँ नोटिस कीजिएगा, यह है गुटेनबर्ग असांतत्य। तो जैसे ही गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद, यहाँ से इस असांतत्य के बाद जब पी तरंग आउटर कोर बाह्य कोर में प्रवेश कर रही है, तो यहाँ पर पहले इसकी गति में वृद्धि का दर अधिक था। मेंटल में पी तरंग की गति में वृद्धि का दर अधिक था, और वहीं जैसे ही ये आउटर कोर में जा रही है तो कंपेयर कीजिए, पी तरंग की गति में वृद्धि का दर क्या हो गया? कम हो गया इसकी तुलना में। और फिर लेहमन असांतत्य, ये लेहमन असांतत्य है, यहाँ से फिर पी तरंग की गति एकाएक बढ़ जा रही है इनर कोर में। ये किसके मार्ग को आपने दिखा दिया? ग्राफ के द्वारा। पी तरंग की गति में किस प्रकार से सतह से लेकर इनर कोर तक परिवर्तन हो रहा है। अब वहाँ उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर देखिए, यह है एस तरंग। तो पहली बात तो यह स्पष्ट हो रही है इस ग्राफ से कि पी तरंग की गति की अपेक्षा एस तरंग की गति क्या होती है? कम होती है। दूसरी बात क्या स्पष्ट हो रही है कि यहाँ पर भी सतह से अंदर की ओर जाने पर एस तरंग की गति में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन गुटेनबर्ग असांतत्य के बाद एस तरंग विलुप्त हो जाता है। यह भी ध्यान रखिएगा कि मेंटल का वह, यानी जैसे आप पहले से जानते हैं कि ऊपरी मेंटल के निचले परत को हम क्या कहते हैं? ऊपरी मेंटल के निचले परत को हम दुर्बल मंडल कहते हैं, एस्थेनोस्फीयर। दुर्बल मंडल में पी और एस तरंग की गति में वृद्धि का दर कम होता है। गति बढ़ रही है लेकिन जिस रेट से बढ़नी चाहिए, जिस दर से बढ़नी चाहिए, उस दर से नहीं बढ़ रही है। इसलिए दुर्बल मंडल को निम्न वेग प्रदेश भी कहते हैं, लो वेलोसिटी जोन कहते हैं। अब यहाँ यह समझिएगा कि कई बार लोग ऐसा भी कहता है कि दुर्बल मंडल के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। तो खुद सोचिए कि अगर दुर्बल मंडल के पदार्थ तरल अवस्था में होंगे तो दुर्बल मंडल में एस तरंग के द्वारा कंपन कैसे होगा? क्योंकि एस तरंग के द्वारा केवल ठोस पदार्थ निर्मित परतों में कंपन होता है। इसलिए यह ध्यान रखना है कि दुर्बल मंडल के पदार्थ प्लास्टिक अवस्था में होते हैं, सुघट्य अवस्था में होते हैं। मतलब इसके आधार पर कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह सॉलिड होते हैं, लेकिन इसकी जो रिजिडिटी होती है वो कम होती है।
नहीं अगर ऐसा होता है तो इस क्षेत्र में इस तरंग के द्वारा कंपन नहीं होता है। तो अब देखिए ये आप ग्राफ के द्वारा भी अपनी बातों को कह सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो एक तरफ आप डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम के साथ आप ग्राफ दिखा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, आपके पास टाइम कितना है। कॉन्सेप्ट जितना बेहतर रहेगा आप उतना ही जल्दी सोच पाइएगा, उतना ही जल्दी आप सोचकर टू द पॉइंट लिखने के साथ आप डायग्राम ग्राफ के द्वारा अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए प्रश्न पूछा जाए कि भूकंपी तरंगों की सहायता से या भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें, इस पर यदि टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए, इसको 150-200 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए, तो हम अपनी बातों को कैसे कहेंगे। तो पहले एक भूमिका क्या बनाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक भाग मानवों के लिए दृश्यमान नहीं है, इसलिए अब तक उपलब्ध सभी जानकारियां अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, जिसमें घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन तो किया गया, लेकिन इस प्रकार के पारंपरिक भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन से जब पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, तब भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को महत्व दिया गया। भूकंप शास्त्र के अनुसार भूकंप की उत्पत्ति भूकंप मूल से तरंगों के रूप में होती है, जिससे सर्वप्रथम कंपन ईपी सेंटर पर होता है। भूकंप की उत्पत्ति पीएस और एल तरंग सतही तरंगों के रूप में होती है, जिसमें पृथ्वी के अंदर की परतों में चलने वाली पी और एस तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का वैज्ञानिक वर्णन कर सकते हैं। क्योंकि भूकंपी तरंगों की गति का पदार्थ के घनत्व से सीधा संबंध होता है और समान रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों में जहां तरंग का मार्ग सीधा होता है, वहीं असमान संगठन और संरचना वाले माध्यम या परतों में तरंग का मार्ग वक्राकार होता है। सतह से अंदर की ओर चलने वाली तरंगों के गति में होने वाली वृद्धि के द्वारा यह स्पष्ट हुआ कि अंदर की परतों का घनत्व ऊपर की परतों से अधिक है। वहीं भूकंपी तरंगों का मार्ग वक्राकार होने के कारण घनत्व पर आधारित द्वितीय मत सत्यापित हुआ, जिसके अनुसार सतह से अंदर की ओर जाने पर विभिन्न रासायनिक संरचना और संगठन से निर्मित परतों के घनत्व में वृद्धि होती है। पी तरंग जहां सभी माध्यम में गमन करते हैं, वहीं एस तरंग के द्वारा केवल ठोस पदार्थ से निर्मित परतों में कंपन होता है। सतह से गुटेनबर्ग और सातत्य तक पी तरंग के साथ एस तरंग के द्वारा भी कंपन होने के कारण यह स्पष्ट हो गया कि क्रस्ट और मेंटल के पदार्थ ठोस अवस्था में, वहीं गुटेनबर्ग और सातत्य के बाद एस तरंग के विलुप्त हो जाने के कारण यह भी प्रमाणित हो गया कि आउटर कोर यानी बाह्य कोर के पदार्थ तरल अवस्था में, बाह्य कोर में जहां पी तरंग की गति में वृद्धि का दर कम हो जाता है, वहीं लेहमन और सातत्य के बाद आंतरिक कोर में प्रवेश करते ही पी तरंग की गति में होने वाली आकस्मिक वृद्धि के कारण यह भी प्रमाणित हुआ कि आंतरिक कोर के पदार्थ अत्यधिक दाब के कारण जमी हुई अवस्था में है। इस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित अब तक किए गए अध्ययन में भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा न केवल हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वैज्ञानिक वर्णन कर सकते हैं, बल्कि इनकी भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं को भी स्पष्ट कर सकते हैं। आंसर ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, यह भी एक तरीका है कि आप लिखने की बजाय आप टॉपिक को पहले समझिए, उस पर नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के साथ साथ आप जो सिनॉप्सिस बना लिए हैं उसको सोचिए, और सोचते समय यह मानकर सोचिए कि आप एक उत्तर लिख रहे हैं। तो जब आप अपने थॉट को जो है एक क्रम में व्यवस्थित करते हुए अगर आप अरेंज करते हैं यानी उसे सोचते हैं, तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आप लिखे बिना भी उत्तर लेखन अभ्यास सोच कर सकते हैं और ऐसे आप आंसर को दे सकते हैं। अंततः कंक्लूजन के रूप में आप चाहें तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं कि देखिए
यह जो है अब तक जो किया गया अध्ययन है उसके आधार पर जो पृथ्वी के आंतरिक भाग हैं, उस पृथ्वी के आंतरिक भाग को कहीं ना कहीं क्या किया गया, पहले स्थल मंडल, फिर उसके बाद दुर्बल मंडल एस्थेनोस्फीयर, और उसके बाद ये मध्य मंडल मेंटल का बाकी क्षेत्र जो है मेंटल है। तो स्थल मंडल, दुर्बल मंडल और मेंटल, जिसे मध्य मंडल भी कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को लिथोस्फीयर। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहले भी हमने बताया है कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के ऊपरी परत को स्थल मंडल और ऊपरी मेंटल के निचले परत को दुर्बल मंडल, और उसके बाद गुटेनबर्ग और सांतत्तक के परत को मध्य मंडल। उसके बाद अगर आ गए 2900 किलोमीटर के बाद 5100 किलोमीटर तक आउटर कोर, यहाँ के पदार्थ तरल अवस्था में होते हैं, और 2900 किलोमीटर के बाद लेहमन और सांतत्य के बाद यहाँ के पदार्थ ठोस या जमी हुई अवस्था या ठोस अवस्था में होते हैं। इसे आप दिखा दीजिए। बेहतर क्या होगा कि जब आप ये डायग्राम दिखा रहे हैं तो आप यहाँ पर गुटेनबर्ग और सांतत्य, यहाँ लेहमन और सांतत्य, यहाँ रिपिती और सांतत्य को इंडिकेट कर दीजिए। तो ये डायग्राम के द्वारा आप अपने आंसर को यानी अंत में कंक्लूड क्या करेंगे कि इसी के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का सीमांकन किया गया क्रस्ट, मेंटल और कोर के रूप में। इनकी विशेषताओं का वर्णन अभी नहीं करना है। इनकी विशेषताओं का वर्णन करने के पहले आपको रॉक्स वगैरह या अन्य जानकारियाँ जो हैं होनी चाहिए। तो आगे जब आप बढ़ेंगे तो अपने आप धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। आज मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो मैंने 2 लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, उसको अगर आप ध्यान में रखकर मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो 2 प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। एक तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर आधारित किए गए अध्ययन पर टिप्पणी करें, या अध्ययन के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग का वर्णन करें, जिसमें आपको घनत्व, तापमान, दाब और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन तीनों को क्या करना है, लिखना होगा। लेकिन उसमें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को अधिक महत्व देना होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपको सीधा स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे कि भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तीसरा हो सकता है कि आपसे सिर्फ पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी करने के लिए कहे, तब उस केस में आप घनत्व, तापमान और दाब पर आधारित अध्ययन को महत्व नहीं देंगे, उसे मेंशन करेंगे, और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन के द्वारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि भूकंपी तरंगों की उन विशेषताओं को यहाँ मेंशन नहीं करेंगे जिसका पृथ्वी की आंतरिक संरचना के वर्णन से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए आज के डिस्कशन के माध्यम से आप एक टॉपिक जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है उसको आप कहीं ना कहीं एक लेवल पर जाकर समझ गए होंगे। अब इसके बाद इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, और जो मेन टॉपिक है हमें एंडोजेनेटिक मूवमेंट का अध्ययन करना है, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक परतों का हमने अध्ययन इसलिए किया जिससे कि अंतर्जात बल की विशेषताओं का वर्णन करते समय या उसका अध्ययन करते समय हमें अधिक से अधिक आसानी हो, और हम अंतर्जात बल का अध्ययन करते समय यह समझने का पहले प्रयास करेंगे कि आखिरकार अंतर्जात बल के कारण जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित दिए गए सिद्धांतों में जिस सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है वह प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। तो ये प्लेट विवर्तन की सिद्धांत क्या है, किस प्रकार हम इस सिद्धांत के द्वारा अस्थिरूपों की उत्पत्ति के साथ सतह पर होने वाली भूभौतिकी घटनाओं का वर्णन करेंगे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। एक बार आप इस सिद्धांत को समझ लेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक को समझना आपके लिए और भी आसान होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।